दोस्तों आज की मूवी मार्वल के एक नए सुपर हीरो शांग-ची की कहानी है। आइए देखते हैं कि कैसे एक चाइनीज ओरिजिन वाले कैरेक्टर और चाइनीज माइथोलॉजी को मिलाकर मार्वल ने एक नया सुपर हीरो बना दिया है। मूवी की स्टार्टिंग सु वेनवू को दिखाते हुए होती है। हजारों साल पहले वेनवू को कहीं से 10 रिंग्स मिली थी। इन 10 रिंग्स की वजह से वेनवू को दैवीय शक्तियाँ और अमर होने का वरदान मिल जाता है। वेनवू ने इन 10 रिंग से बेतहाशा ताकत हासिल की, दुनिया के कई साम्राज्यों को बनाया और बिगाड़ा। वेनवू ने अपनी सेना का नाम भी 10 रिंग्स आर्मी रखा। हजारों साल बाद भी वेनवू की ताकत पाने की भूख खत्म नहीं हुई। उसने 10 रिंग्स आर्मी को 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर दिया। 1996 में वेनवू को एक अदृश्य गांव तालो के बारे में पता चला। वेनवू अपने साथियों के साथ एक जादुई जंगल से होते हुए उस गांव के लिए निकल देता है। रास्ते में उसके सभी साथी मर जाते हैं। केवल वेनवू ही तालो के एंट्रेंस तक पहुंचता है, लेकिन एंट्रेंस पर उसकी मुठभेड़ तालो की गार्जियन यिंग ली से होती है। ली भी मार्शल आर्ट और जादुई शक्तियों में माहिर थी। ली से लड़ाई में वेनवू का अपनी ताकत पर घमंड टूट जाता है। वेनवू की हार हो जाती है, लेकिन लड़ाई के दौरान दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। यिंगली और वेनवू शादी कर लेते हैं, लेकिन तालो गांव के लोग इनके रिश्ते से खफा हैं। इसलिए यिंगली को अपना गांव और जादुई शक्तियां छोड़नी पड़ती हैं। इधर यिंगली ने अपना गांव छोड़ा तो वेनवू ने भी प्यार में 10 रिंग्स को अपने से अलग कर दिया। दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों का एक बेटा शांग-ची और बेटी शाइलिंग होती है। दोनों अपने हंसते खेलते परिवार के साथ लाइफ बिताने लगते हैं। यिंगली अपने बच्चों को एक ग्रीन कलर का लॉकेट देती है, जो मुसीबत के समय उन्हें घर का रास्ता दिखाएगा। एक दिन वेनवू घर पर नहीं होता तो आयरन गैंग के लोग इनके घर पे आते हैं। वेनवू से दुश्मनी का बदला वो लोग ली से निकालते हैं। ली की जादुई ताकत अब उसके पास नहीं है, इसलिए वो उनका मुकाबला करके भी जीत नहीं पाती और उसकी डेथ हो जाती है। शांग-ची ये सब अपनी आंखों से देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। जब ये सब वेनवू को पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उतार कर रखी हुई अपनी 10 रिंग्स पहन लेता है और सबसे बदला लेना शुरू कर देता है। खून का बदला खून से लेने के लिए वेनवू शांग-ची की भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। उसे खूंखार बनाने के लिए जान लेने का हर तरीका सिखाता है। वेनवू ने अपनी बेटी शाइलिंग को ट्रेनिंग से दूर रखा, लेकिन वो चोरी छिपे इन सबको देखकर अकेले में ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग के बाद 14 साल की एज में वेनवू शांग-ची को उसके पहले मिशन पर आयरन गैंग के लीडर को मारने भेजता है, लेकिन शांग-ची मिशन पूरा न करके भाग जाता है और अपना नाम चेंज करके शान रखकर सैन फ्रांसिस्को में रहने लगता है। शांग-ची अब बड़ा हो गया है। यहाँ वो एक होटल में गेस्ट की कार पार्क करने का काम करता है। उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड केटी भी काम करती है। दोनों अपने काम को एंजॉय करने के साथ साथ मौज मस्ती करते रहते हैं। सभी लोग इनकी नौकरी पर ताना मारते रहते हैं, लेकिन अपनी दुनिया में मस्त ये दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक दिन जब शांग-ची केटी के साथ बस में बैठकर अपने होटल जा रहा था, तभी एक आदमी आकर शांग-ची से उसका लॉकेट मांगता है। केटी उस आदमी से बहस करने लगती है तो वो आदमी केटी को ही धक्का दे देता है। ये देखकर शांग-ची का गुस्सा जाग जाता है। वो हीरोगिरी वाली फाइट स्टार्ट कर देता है। शांग-ची सारे गुंडों को धूल चटा देता है। केटी शांग-ची की पावर देखकर हैरान है। बस में बैठा एक यूट्यूबर इस फाइट की लाइव स्ट्रीम करने लगता है, लेकिन तभी एक सुपर विलन की एंट्री होती है, जिसके कटे हाथ में खतरनाक तलवार लगी है। अब वो शांग-ची से फाइट करने लगता है। शांग-ची की उससे फाइट में बस का ड्राइवर ही बेहोश हो जाता है। केटी किसी तरह बस की ड्राइविंग संभालती है और शांग-ची बस के पिछले कोच को अलग करके उससे पीछा छुड़ाता है, लेकिन फाइट के बाद शांग-ची को पता चलता है कि आखिरकार वो अपना लॉकेट उसके हाथों खो चुका है। बाद में केटी के पूछने पर शांग-ची उसे बताता है कि वो गुंडे मेरे डैड ने भेजे थे और मुझे अपने सिस्टर को बचाने मकाओ जाना पड़ेगा। केटी भी जिद करके उसके साथ मकाओ के लिए निकल देती है। शांग-ची अपने सिस्टर के एड्रेस पर पहुंचता है। ये एक फाइटिंग क्लब है। शांग-ची फाइटिंग वाले यूट्यूब वीडियो की वजह से मकाओ में भी पॉपुलर हो गया है। वो पहुंचते ही वहाँ पे एक फाइटिंग में फंस जाता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का फ्रेंड वोंग भी अपनी जादुई जानवर के साथ फाइट कर रहा है। मजबूरन शांग-ची को भी फाइट करने के लिए रिंग में उतरना पड़ता है, लेकिन ओपोनेंट को देखते ही शांग-ची के होश उड़ जाते हैं। ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर साइलिंग है। साइलिंग शांग-ची से बहुत नाराज है, क्योंकि वो उसे अकेले छोड़कर भाग गया था। सारे गुस्से को वो फाइट में शांग-ची के ऊपर घूंसे बरसाकर निकाल देती है। ये फाइट क्लब शाइलिंग का ही है। जब शांग-ची घर लौटकर नहीं आया तो शाइलिंग अपनी मॉम की कब्र के पास जाकर 6 साल तक शांग-ची का इंतजार किया था, लेकिन जब शांग-ची नहीं आया तो वो भागकर मकाओ आ गई। ये दोनों अपनी बातें करके भड़ास निकाल रहे थे कि शांग-ची के डैड के गुंडे दूसरा लॉकेट लेने के लिए यहाँ भी अटैक कर देते हैं। यहाँ भी इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। केटी भी अपने ऊट पटांग फाइट स्किल्स दिखाने लगती है। शांग-ची के डैड का भेजा फाइटर शाइलिंग से उसका लॉकेट आखिरकार छीन लेता है।
सांची उस फाइटर से लड़ने लगता है और तभी उसे याद आता है कि ये वही फाइटर है जिसने बचपन में ट्रेनिंग देते समय शांची को खूब पीटा था। और ये याद आते ही शांची गुस्से में उसकी जान लेने वाला था कि उसका फादर वेनवू आ जाता है और शांची को उसे मारने से रोक लेता है। वेनवू अपने बेटे की फाइटिंग स्किल्स देखकर काफी खुश होता है और इन सब को लेकर अपने घर 10 रिंग्स के कंपाउंड में पहुंचता है। कैटी भी इनके साथ होती है और वो डरी हुई है कि उसका क्या होगा। डिनर के टाइम वेनवू इनको अपना आगे का प्लान बताता है। वेनवू इन्हें बोलता है कि तुम्हारी माँ आज भी जिंदा है, उसे तुम्हारी माँ के गांव तालू में वहाँ के लोगों ने कैद करके रखा है और मेरी जिंदगी का मकसद है उसे वहाँ से छुड़ाना। तुम्हारी माँ की आवाज मुझे हमेशा हेल्प के लिए बुलाती है। शांची अपने फादर की बात का ओपोज करता है, उसे बोलता है कि डैड माँ मर चुकी है। वेनवू ये सुनते ही उन्हें एक जगह ले जाकर उनसे छीना लॉकेट एक ड्रैगन की आंखों में फिट कर देता है, जिससे जमीन पर एक जादुई लिक्विड नक्शा बन जाता है जो तालू गांव का रास्ता बताता है। ये देखने के बाद वेनवू इन्हें बोलता है कि आज से 3 दिन बाद हम ली को कैद से छुड़ाने के लिए निकलेंगे। शांची फिर से अपने डैड के पागलपन को ओपोज करता है तो वेनवू उसे कैटी और साइलिंग के साथ कैद कर देता है। शांची को लगता है कि तालो को उसके डैड से बचाने के लिए उसे अपने डैड से पहले तालो पहुंचना होगा। तभी इनके बगल से एक आदमी की आवाज आती है। ये फॉर्मर एक्टर ट्रेवर है जिसे वेनवू की एक्टिंग करके दुनिया को डराने के लिए 10 रिंग्स के लोगों ने जेल में डाल रखा है। ट्रेवर के साथ एक जादुई एनिमल मोरिस रहता है। मोरिस को भी वेनवू ने तालो से लाकर अपने पास कैद कर रखा है। मोरिस इन लोगों को तालो जाने वाला रास्ता बताने का ऑफर करता है। अब ये पहले वहाँ से निकलने का प्लान करते हैं। सभी लोग सुरंग के रास्ते 10 रिंग्स कंपाउंड के गैराज में पहुँचते हैं। वहाँ से एक कार चोरी करके 10 रिंग्स के गुंडों से बचते बचाते वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग मोरिस की हेल्प से जादुई जंगल से जूझते हुए किसी तरह तालो पहुँच जाते हैं। तालो की लोकेशन एक अलग ही डायमेंशन में है जहाँ चाइनीज माइथोलॉजी के ढेर सारे जादुई जीव और इंसान रहते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात यिंग नान से होती है जो इनकी माँ ली की सिस्टर यानी इनकी मौसी है, जो इन्हें तालो गांव की पूरी हिस्ट्री बताती है। यिंग नान बताती है कि हमारे गांव के काले द्वार के पीछे अंधेरे का हैवान आत्मा खाने वाली अपनी सेना के साथ कैद है। अंधेरे के हैवान ने ब्रह्मांड की कई दुनिया को खत्म किया। तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए हमने महारक्षक ड्रैगन की हेल्प से उसे पकड़कर कैद किया। तब से हम इस द्वार की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। अंधेरे का यही हैवान तुम्हारी माँ की आवाज की नकल करके तुम्हारे डैड को हेल्प के लिए पुकार रहा है, इसलिए तुम्हारी माँ के भ्रम में तुम्हारे डैड इसे खोलना चाहते हैं। हैवान को पता है कि वो 10 रिंग्स की ताकत से उस गेट से आजाद हो सकता है। यिंगनांग शांची को उसकी माँ ली की दी हुई ड्रेस और साइलिंग को एक खास हथियार देती है। अब सब लोग मिलकर वेनवू को रोकने की तैयारी करने लगते हैं। शांची, साइलिंग और यहाँ तक कि कैटी भी लड़ाई की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। यिंगनांग शांची को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती है जिसमें उसकी माँ ली एक्सपर्ट थी। इधर वेनवू तालो आने की तैयारी करता है। सुबह होते ही 10 रिंग्स के सैनिक के साथ तालो पर अटैक कर देता है। फिर से एक जंग छिड़ जाती है। शांची वेनवू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वेनवू उसे एक झील में फेंक देता है। फिर वेनवू 10 रिंग्स की ताकत से काले दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिससे आत्मा खाने वाले हैवान की सेना आजाद होने लगती है, जो 10 रिंग्स के लोगों की ही आत्मा खाने लगते हैं। 10 रिंग्स के लोग ये देखकर तालो गांव के लोगों के साथ एक होकर उन हैवानों के खिलाफ लड़ने लगते हैं। इधर झील में बेहोश शांची के दिमाग में उसकी माँ की यादें तैर रही हैं, जिसे कुछ देर बाद उसको होश आ जाता है। तभी वहाँ महारक्षक ड्रैगन आ जाते हैं और उसे अपने सर पर बिठाकर झील से निकालते हैं। महारक्षक ड्रैगन हैवान की पापी सेना को खाने लगते हैं। शांची काले दरवाजे को तोड़ रहे वेनवू को रोकने जाता है। इस बार शांची अपनी माँ की जादुई मार्शल आर्ट का तरीका अपने फादर वेनवू के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है और अब इस तरह शांची अपने डैड पर हावी होने लगता है। शांची अपने डैड के सभी 10 रिंग्स अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन उसे तो बस अपने डैड को दरवाजे को तोड़ने से रोकना था, इसलिए वो सारी रिंग्स वापस करके उन्हें फिर से समझाने लगता है। तभी अंधेरे का सबसे ताकतवर हैवान उस कमजोर दरवाजे से निकल जाता है और शांची के डैड की आत्मा ही खींचने लगता है। वेनवू मरने से पहले अपनी रिंग्स शांची को दे देता है। अब महारक्षक ड्रैगन और अंधेरे के हैवान के बीच लड़ाई होने लगती है। हैवान ड्रैगन की आत्मा भी निगलने वाला था कि कैटी हैवान के गले में एक तीर मारकर ड्रैगन को बचाती है। शांची 10 रिंग्स मारकर मार्शल आर्ट से हैवान को खत्म कर देता है। लड़ाई ओवर होने के बाद कैटी और शांची फिर से सैन फ्रांसिस्को आ जाते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर ये दोनों अपने दोस्तों से अपनी वीर गाथा गा रहे थे, लेकिन इनके दोस्त इन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। तभी वहाँ पर आग के छल्ले से डॉक्टर स्ट्रेंज का फ्रेंड वोंग बाहर आता है और इन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। अपने दोस्तों से बिल बाद में चुकाने का वादा करके ये दोनों वहाँ से वोंग के साथ कमार ताज के लिए निकल जाते हैं।
मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन मार्वल की हर मूवी की तरह इस मूवी में भी मिड क्रेडिट सीन है। इसमें वोंग ब्रूस वैनर यानी हल्क और कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर शांग-ची के 10 रिंग्स की स्टडी कर रहा है। इसके बाद वोंग कैटी और शांग-ची को बताता है कि तुम दोनों भी एवेंजर्स में शामिल कर लिए गए हो। दोनों इस खुशी को एंजॉय करने क्लब निकल जाते हैं। एंड क्रेडिट सीन में साइलिंग दिखाई देती है, जो कि अपनी मॉम की स्केच देख रही है। साइलिंग अपनी डैड की 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की विरासत को संभाल ली है और ऑर्गेनाइजेशन की चीफ बन गई है। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।